A very warm welcome to all my dear students on my channel झक्कास मसालेदार पढ़ाई। इसमें केमिस्ट्री डील कर रहे हैं आपके साथ में आरके सर, मैथमेटिक्स डील कर रहे हैं आशीष सर और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सौरभ सर यानी कि मैं। आज बात करेंगे नए टॉपिक क्लास 12 टर्म 1 का जो हमारा कोर्स चल रहा है गदर बैच, तो उसके लिए बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की। तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है तो देखिएगा ध्यान से। ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर बात कर लें, ऑल्टरनेटिंग करंट, और साथ में आपको बोलना भी पड़ेगा साहब। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करें तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कोई भी चैप्टर जो है उसको पढ़ने से पहले वो क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, उसमें चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है। तो ऑल्टरनेटिंग जो शब्द है, ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, जो बदलता रहे, टाइम के साथ चेंज होता रहे। और करंट का मतलब भाई साहब I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, भाई चार्ज का फ्लो, उसी को बोलते हैं करंट। अब चार्ज का फ्लो कैसे हो, तो ऑल्टरनेट होता हुआ हो। ऑल्टरनेट का मतलब एक डायग्राम अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, मान के चलो करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, इस तरीके से बना दिया, तो ये क्या ऑल्टरनेटिंग है। एक डायग्राम ऐसे बनाऊं, अभी जवाब देना आप लोग कि भाई ऑल्टरनेटिंग है कि नहीं है। मान के चलो ये ऑल्टरनेटिंग है क्या, या मान के चलो एक डायग्राम में इस तरीके से बनाऊं, ये मेरे पास I और ये मेरे पास T, जिसमें मैंने एक डायग्राम इस तरीके से बनाया। ऑल्टरनेटिंग इनमें से कौन सा होगा, ऑल्टरनेटिंग उसको बोलेंगे जो कि टाइम की एक्सिस को कट करेगा। ऑल्टरनेटिंग उसको बोलेंगे मेरे बच्चे जो कि टाइम की एक्सिस को कट करेगा। तो ये टाइम की एक्सिस को कट नहीं कर रहा, फ्लक्चुएट भले ही हो रहा है लेकिन टाइम की एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो ये ऑल्टरनेटिंग नहीं है। ये टाइम की एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ऑल्टरनेटिंग नहीं है साहब, ये टाइम की एक्सिस को कट कर रहा है, तो ऑल्टरनेटिंग है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर कोई बोले साहब कि जरूरी ऐसे ही बनाओ, भाई मान के चलो ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, ये ऑल्टरनेटिंग है क्या, बिल्कुल ऑल्टरनेटिंग। अगर ये करंट और ये टाइम है तो ये डायग्राम बिल्कुल ऑल्टरनेटिंग करंट का डायग्राम है, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। तो ऑल्टरनेटिंग शब्द का ऑल्टरनेटिंग करंट किसको बोलेंगे, ऐसा करंट जिसका ग्राफ अगर करंट और टाइम का बनाया जाए तो वो टाइम की एक्सिस को कट करता हो। मेरी बात ध्यान से समझना और बोलना भी पड़ेगा आपको साथ में कि जो टाइम की एक्सिस को कट करता हो, तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और जो करंट टाइम की एक्सिस को कट नहीं करता, ऐसे वो करंट तो बोलते हैं लेकिन ऑल्टरनेटिंग नहीं बोलते, इसको बोलेंगे डीसी करंट। ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है, ये कांस्टेंट डीसी है, तो ये डीसी करंट है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो ये तो बात है चैप्टर की जो कि अपने को इसमें पढ़ना है, किस टाइप का पढ़ना है। फिर आप याद करो एक जमाने पहले जब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया था तो उसमें एक अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी और E यानी EMF की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी आ रही थी। तो अपन ने वो देखा था और मैंने बोला भी था उस टाइम पे कि ये क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर ही है ये। तो कैसे आ रही थी वैल्यू, अगर आप चाहो तो एक बार उस चीज को दोबारा भी रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने ये बोला था साहब कि मान के चलो ये कोई कॉइल है, अपने पास ये कोई कॉइल है, इस कॉइल को मैंने घुमाया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और अगर ये कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, अगर ये कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के अंदर रखी हुई है साहब, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा तो ओमेगा टी होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। फाई क्या होता है, तो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी। इसके बाद भाई फैराडे बाबा ने क्या बोला कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस क्या बताता है, लेंजलो बताता है, माइनस लेंजलो के बारे में बात करता है। तो माइनस डी फाई बाई डी टी, जिसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। फिर हमने बोला ये जो बी ए ओमेगा है इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, ई नॉट नाम दे दिया। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आया वो कितना आया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें ई नॉट का मतलब क्या है, ई नॉट की वैल्यू तो है अपने पास बी इंटू ए इंटू ओमेगा, लेकिन इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ बोलो या वोल्टेज बोलो, पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये है पीक वैल्यू। अब
करंट कैसे निकाले, तो ओम्स बाबा ने क्या बोला, I इक्वल्स टू E बाई आर। अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस R ओम है तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E की वैल्यू अपने पास है E नॉट साइन ओमेगा टी और अपॉन रेजिस्टेंस R ओम। E नॉट बाई आर जो होगा इसको मैं I नॉट लिख सकता हूं, तो I इक्वल्स टू अपने को क्या मिला, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक्चुअल में जो अल्टरनेटिंग करंट है, यही अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अपन ने इतनी बात सीखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, क्वेश्चन था वहां के लिए तो, लेकिन यहाँ अब ये पूरा का पूरा चैप्टर है, अपने डेली लाइफ में यूज होता है अल्टरनेटिंग करंट। घर में अपने जो आता है करंट उसको अल्टरनेटिंग करंट ही बोलते हैं, यही आ रहा होता है। ग्राफ कैसा बनेगा, साइनोसोडियल, क्योंकि साइन फंक्शन है, कॉस होता तो कोसाइनोसोडियल बोल देते। साइन और कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, तो ये भी ग्राफ कैसा रिपीट करेगा, पीरियोडिक होगा। तो ये तो बात थी कि भाई अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, ये तो वो इक्वेशन है। अब आगे सीखना है अपने को इसमें, तो सबसे पहले अगर आप नोट करना चाहें वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ें। करते हैं ट्रिक की। इस चैप्टर में अगर ये ट्रिक अच्छे से समझ में अपने को आ जाए तो चैप्टर में कहीं रत्ती भर भी डाउट नहीं आने वाली। ट्रिक क्या है, सबसे पहली बात तो क्या है कि जो अपने को चैप्टर में सर्किट देखने हैं, जितने भी सर्किट डायग्राम देखेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। सारे सर्किट डायग्राम कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। और याद करो मैंने सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया था, हालांकि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इस साल कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। सीरीज में एस का मतलब है सेम, एस का मतलब क्या है, सेम। आई का मतलब है करंट, आई का मतलब है साहब करंट। इसका मतलब सीरीज में सब में सारे आइटम में क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स लगे होंगे सब में क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। ठीक है भैया, तो जो चीज सेम होगी सबसे पहले अपन उसको बनाएंगे, उसके बाद अपन किसी दूसरी चीज पे बात करेंगे। तो ट्रिक जरा ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेट करके 5 मिनट के लिए ट्रिक को समझ लेना, तो जिससे आपको चैप्टर में फील आ जाए आगे पूरी तरह से। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि सर्किट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से पढ़ने हैं अपने को। एलिमेंट्स कौन कौन से अपने को सर्किट के अंदर पढ़ने हैं वो देखेंगे। सर्किट एलिमेंट्स के बाद फिर ये देखेंगे कि उनका फेज डायग्राम कैसे बनता है, फेज डायग्राम कैसे बनता है। फिर ये देखेंगे साहब फेज डिफरेंस उसके बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। फिर देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, फिर देखेंगे रेजिस्टेंस क्या चीज होती है सभी का। तो सबसे पहला सर्किट एलिमेंट देख लें जो कि रेजिस्टेंस ही अपने आप में। सबसे पहला सर्किट एलिमेंट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बनाते कैसे हैं, रेजिस्टेंस इस तरीके से बना मिलेगा आपको जिसको आर से शो किया जाएगा। ठीक है साहब, अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इस चैप्टर में 2 चीजें लेके अपने को चलना होगा, एक वोल्टेज और एक करंट। तो रेजिस्टेंस के लिए आप दिमाग में एक ट्रिक याद रखो, वीरो, VRON बोलते ना कि भाई ये देश वीर जवानों का है ना। तो हमारे देश के जो वीर हैं, तो मैंने बोल दिया वीरों, एक शब्द है जो दिमाग में रख सकते हैं अपन। इसका मतलब क्या है, V का मतलब है वोल्टेज और O का मतलब है जीरो, यानी इसके अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में फेज कितना होगा, 0। फेज डायग्राम कुछ नहीं होता, करंट और वोल्टेज के बीच में बनाया गया ग्राफ को बोलते हैं फेज डायग्राम। जिसमें ऐसा कोई डायग्राम जो कि वोल्टेज और करंट को एक साथ शो करता हो उसको बोलते हैं फेज डायग्राम। तो साहब सबसे पहले करंट सेम है, तो सर्किट एलिमेंट कोई भी हो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे करंट को बना देंगे। दूसरा देखेंगे रेजिस्टेंस के बाद इंडक्टर, दूसरा सर्किट एलिमेंट देखेंगे इंडक्टर, उसमें भी ऐसे सबसे पहले करंट को बना देंगे। तीसरा जो सर्किट एलिमेंट देखेंगे वो देखेंगे कैपेसिटर, तीसरा सर्किट एलिमेंट देखेंगे कैपेसिटर, उसके लिए भी साहब अपन सबसे पहले करंट को ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, इतने में कोई डाउट है क्या, इतनी बात समझ में आई। इंडक्टर कैसे बनता है, इंडक्टर भाई साहब गोल 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 जलेबी जैसी बना दी है, इसको एल से शो करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर कैसे बनता है, 2 डंडे बराबर के बनाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है। अब क्या करते हैं, अब रेजिस्टेंस में अपन ने देखा वीरो यानी करंट और वोल्टेज एक साथ चलेगा, तो इसको VR का मतलब क्या है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, एक साथ जा रहे होंगे, पैरेलल जा रहे होंगे, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको फाई से शो करेंगे। फाई कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो इसमें फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए 0, और इसके रेजिस्टेंस को सिर्फ R ही अकेला बोलते हैं। जो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस R ही होगा। ठीक है,
रेजिस्टेंस या इसको रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ये पढ़ने वाला रजिस्टर नहीं है, एलिमेंट जो कि करंट का विरोध करे अपने अंदर से फ्लो होने का, वो रजिस्टर। दूसरा इंडक्टर में देखते हैं, तो इंडक्टर के अंदर एक ट्रिक है एलपीयू। इंडक्टर के अंदर एक शब्द है एलपीयू। एलपीयू एक शब्द है, इसका मतलब क्या है? एल का मतलब इंडक्टर, पी का मतलब पोटेंशियल, यू का मतलब ऊपर। यानी इंडक्टर में पोटेंशियल ऊपर होगा। अगर ऊपर होगा तो साहब सबसे पहले अपन ने ये बना दिया वीएल। वीएल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज या वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। तो ये करंट और वोल्टेज के बीच में फाई कितना है? प्लस पाई बाई टू। कितना फाई है साहब? प्लस पाई बाई टू। तो इसका फेज डिफरेंस फाई कितना आ गया? प्लस पाई बाय टू। और इसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं एक्सएल। इसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं एक्सएल। और एक्सएल का जो नाम है साथ में बोलना पड़ेगा। क्या होता है एक्सएल को? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल शब्द का मतलब क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं साहब। एक्सएल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल के बराबर। एल यानी कि एल का मतलब क्या? आई लव यू है क्या? एल का मतलब क्या है? लल्लू। एल का मतलब क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और ओमेगा का मतलब क्या है? ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, उसका मतलब क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। काई की? एसी की, ऑल्टरनेटिंग करंट की। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। क्या होता है साहब इंडक्टिव रिएक्टेंस? जो काम रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस करता है, अपने अंदर से करंट के फ्लो होने का विरोध करता है, वही काम इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है। इंडक्टर लगा होगा तो करंट के फ्लो होने का जो अपोज करेगा वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। जैसे मुझको याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। कैपेसिटर में भी सबसे पहले आई बना दिया। अब कैपेसिटर के लिए एक ट्रिक होती है आईसी। आईसीयू। तो आईसीयू मान लो। ये ट्रिक एक्चुअली बच्चे ने बताई है, एक बच्ची ने बताई है। बच्ची का नाम है राधिका तोमर। उसने बताई है ट्रिक, काफी इंटेलिजेंट बच्ची है भाई साहब। तो आईसीयू ये ट्रिक उसने बताई है। तो आई का मतलब इसमें करंट, सी का मतलब कैपेसिटर, यू का मतलब ऊपर। यानी इसमें करंट ऊपर होगा, वोल्टेज नीचे होगा साहब। वोल्टेज नीचे होगा तो अपन ये बना दे भाई साहब, वोल्टेज वीसी बना दिया। वीसी का मतलब क्या है? वीसी का मतलब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। और फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, माइनस पाई बाई टू साहब। तो इसके लिए फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू। अब इसके लिए बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी रेजिस्टेंस एक्स सी शो करेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। इसके रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। अच्छा साहब, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, अच्छी बात है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। एक्स सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अपन ने एक्सएल देखा, ओमेगा एल देखा और एक्सी देखा, 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। ये वैल्यू जैसे मेरे को याद है वैसे आपको याद होनी चाहिए। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है कि रेजिस्टेंस, ये फेज डायग्राम, ये फेज डिफरेंस, यानी करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलेगा। इंडक्टर में एलपीयू पोटेंशियल ऊपर होगा तो ऊपर बना दिया। वीएल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर कॉइल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कॉइल। आई का मतलब करंट। एक चीज कॉमन देखो, सब में मैंने करंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाया है क्योंकि सीरीज के सर्किट में सभी में करंट सेम होता है। अगर सेम होता है तो पहले मैंने उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो कर दिया है, ठीक है। और फिर वोल्टेज, इसके लिए आईसीयू, तो यानी करंट ऊपर वोल्टेज नीचे होगा तो माइनस पाई बाई टू। तो सबसे पहले इस चैप्टर 2 सेगमेंट में डिवाइड है। पहला सर्किट थ्योरी है, दूसरा है एवरेज या आरएमएस वैल्यू। तो पहले सर्किट थ्योरी को सीखते हैं। तो कौन कौन से सर्किट अपने को सीखने हैं साहब? तो सबसे पहले ये देखते हैं सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी नाम जरूर थ्योरी है लेकिन थ्योरी कुछ भी नहीं है इसमें। सर्किट थ्योरी में क्या क्या देखेंगे? पहले देखेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यानी ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होगा। फिर देखेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ अकेला इंडक्टर लगा होगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। फिर तीसरा देखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट यानी जिसमें सिर्फ कैपेसिटर अकेला लगा होगा। फिर देखेंगे साहब आरसी सर्किट, आरसी सर्किट। फिर देखेंगे आरएल सर्किट, आरएल सर्किट में क्या होगा। फिर देखेंगे एलसी सर्किट, एलसी सर्किट में क्या होगा। और फिर देखेंगे साहब एलसीआर तीनों का सर्किट। तो
अपने को ये सारे सर्किट पढ़ने हैं, प्योरली रजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, आरसी, आरएल, एलसी, एलसीआर सर्किट। ये सर्किट एक एक करके अपन सारे डील करेंगे, ठीक है साहब। तो देखते हैं कैसे डील करें इनको। तो सबसे पहले प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं। लल्लू सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, चैप्टर बहुत इजी है, अगर ट्रिक समझ में आई तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो देखो प्योरली रजिस्टिव सर्किट की अगर मैं बात कर लूं, सबसे पहले प्योरली रजिस्टिव सर्किट, प्योरली रजिस्टिव सर्किट में क्या होगा साहब, तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक कैंचुआ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ले लिया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कैंचुआ लगा दिया। जैसे आप बैटरी लगाते हो इस तरीके से, तो ये बैटरी ईएमएफ शो करती है, ऐसी ऑल्टरनेटिंग करंट की बैटरी को ना ऐसे शो करते हैं, ये कैंचुआ बना देते हैं इसके अंदर, ठीक है साहब। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट की बैटरी है कैंचुआ। अब इसमें कैंचुए की वैल्यू क्या है भाई, बैटरी वोल्टेज देती है E=E0 sin ओमेगा टी। इसमें से निकला साहब करंट आई, और तेरी आई दौड़ता हुआ पागल हो गया, चला गया, और जितना बैटरी देगी उतना वापस ले लेगी, तो आई करंट इसमें फ्लो कर गया। अब इसका फेज डायग्राम बनाए, इसमें आई ऐसा है, वी आर ऐसा ही होगा, फेज डिफरेंस इसमें 0 होगा साहब। अपन ने ये देखा, इसके लिए वोल्टेज की वैल्यू E=E0 sin ओमेगा टी लेके चल रहे हैं, करंट की वैल्यू निकालें तो आई, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम बाबा ने क्या बोला, ओम्स बाबा का ये कहना है I इक्वल्स टू होता है E/R। अगर रेजिस्टेंस R ओम का है तो I इक्वल्स टू E/R। E की वैल्यू कितनी है, E0 sin ओमेगा टी अपॉन R ओम। तो E0/R क्या हो जाएगा साहब, इसको I0 बोल देंगे। तो I इक्वल्स टू क्या मिल गया अपने को, I0 sin ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, अपने को ये साहब मिल गया I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। तो अपन ने देखा इसमें EMF की वैल्यू इतनी थी, करंट की वैल्यू इतनी आ गई, E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, ठीक है साहब। अगली स्टेप देखें, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करके देखते हैं। तो फेज डिफरेंस क्या चीज होती है, फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस एंगल ऑफ करंट, माइनस एंगल ऑफ करंट, वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल। अच्छा साहब, तो फेज डिफरेंस को फाई से शो किया, वोल्टेज का एंगल कितना है जो साइन के अंदर लिखा है यानी ओमेगा टी, माइनस करंट का एंगल कितना है ओमेगा टी यानी कि 0। तो मैंने तो ट्रिक में पहले ही बताया था 0 है ये भाई, फाई फेज डिफरेंस 0 होता है। तो फाई कितना आ गया अपने पास, फाई आ गया 0 डिग्री, यानी इसमें फेज डिफरेंस क्या होता है 0 डिग्री। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट होता है फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे साहब, तीसरा पॉइंट है फेज डायग्राम। तो ये अपन ने बनाया सबसे पहले करंट, ये बना दिया वोल्टेज, क्योंकि सेम फेज में चल रहे हैं, फाई इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, सेम फेज में है, इसका मतलब है एक साथ चल रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं। जैसे करंट दौड़ रहा है वैसे ही आपका वोल्टेज दौड़ रहा है, जितना गर्लफ्रेंड दौड़ रही है उतना ही बॉयफ्रेंड दौड़ रहा है, ठीक है, पीछे पीछे आगे पीछे एक दूसरे के दौड़ते चले जा रहे हैं, सेम फेज में चल रहे हैं। तो अपन ने साहब इसके लिए ये देखा। इंडक्टिव सर्किट को ध्यान से देखिएगा, अगला सर्किट है बेटे प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करें, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये जलेबी बाई, ये बना दी जलेबी बाई एल, और तेरी ये लगा दिया कैंचुआ साहब, ये कैंचुआ लगा दिया अपन ने। तो कैंचुआ वोल्टेज दे रहा है E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, साथ में बोलना पड़ेगा L है, इसमें से करंट आई निकला, आई गया आई गया आई गया, और पागल हो गया भाई साहब, और इतना गया उतना वापस आ गया। हमने देखा कि इंडक्टर में पोटेंशियल ऊपर होता है LPU, अगर पोटेंशियल ऊपर होता है तो VL बना देंगे, फाई की वैल्यू प्लस π/2, अपने पास ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, ऊपर है तो VL इक्वल टू प्लस π/2 है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं साहब, फाई इक्वल्स टू होता है L इंटू वाई, फाई इक्वल्स टू LI अपने जानते हैं अच्छी तरह से। तो EMF इंड्यूस क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो E इंड्यूस कितना हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई की वैल्यू L इंटू वाई, L कॉन्स्टेंट तो माइनस L डी आई बाई डी टी, माइनस L साहब डी आई बाई डी टी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा L डी आई बाई डी टी, ये अपने पास हो जाएगा साहब E इक्वल टू L डी आई बाई डी टी हो गया। अब क्या करें इसमें, तो अगर मैं देखूं बहुत ध्यान से इसमें देखूं तो L डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू है EMF।
अगर मैं dt को उधर ले जाऊं तो di की वैल्यू निकालूं तो di की वैल्यू e डॉट dt और अपॉन मेरे पास l आ गया। तो di की वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब, di की वैल्यू आ गई मेरे पास, e की वैल्यू कितनी है, e नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt अपॉन l। अब मैं d लगाए, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के घोर विरोधी एक साथ आ जाए तो साले छमाछम कर देते एक दूसरे को, तेरी इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रल डिफरेंशियल घोर विरोधी, आई की वैल्यू बची, आई की वैल्यू ई नॉट बाहर आ गया, एल बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का करेंगे तो साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी ये मेरे पास अपॉन ओमेगा आ जाएगा। तो आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा इंटू एल और कॉस ओमेगा टी मेरे पास आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ये मेरे पास मैंने इंटीग्रेट इस तरीके से किया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो, नहीं आई बात समझ में, यही तो है। हाँ भाई, तो आगे देखते हैं, नोट किया, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, आगे देखते हैं। तो अब देखना इसमें आगे, इसको आगे समझते हैं। तो अपन ने इतना कर लिया इसमें, अब ध्यान से समझिएगा आगे का पोर्शन। तो अपने पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, और वो भी साहब माइनस का। तो हम जानते हैं ई नॉट बाय ओमेगा एल, इसको लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। अगर मैं इसको 90 प्लस थीटा लिख दूं तो 90 प्लस थीटा में एलपीयू में पोटेंशियल ऊपर होता है, तो इसको मैं क्या लिखूं, साइन, हाँ माइनस ये लगा हुआ है मेरे पास, मैं इसको लिख दूं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब माइनस साइन थीटा, साइन अंदर, साइन माइनस अंदर चला जाता है इसके, अपॉन ओमेगा एल, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। एक चीज इस चैप्टर में अपने को बहुत अच्छी तरह से याद जो रखनी है वो ये रखनी है कि भैया ओमेगा टी कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में एक चीज अपने को जो याद रखनी बिल्कुल विशेष रूप से, ओमेगा टी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। काहे को, क्योंकि ओमेगा भाई साहब टी के साथ लगा हुआ है टाइम, यानी टी का मतलब टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से ओमेगा टी कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओमेगा टी अगर नेगेटिव हो रहा है इट मींस यू आर गलत करेंगे, उसको सही सुधारेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 अपने को इक्वेशन मिली। अपन ने इस इक्वेशन को देखा साहब कि आई इक्वल्स टू मेरे पास ये जो लिखा हुआ है आइटम, ये आइटम क्या लिखा हुआ है, ये आई नॉट है। तो आई नॉट यानी कि पीक वैल्यू, तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल मिला। अब एक चीज समझो, अगर मैं इस इक्वेशन को ओम्स लॉ से कंपेयर करूं, तो ओम्स बाबा क्या बोलते हैं, आई इक्वल टू ई बाई आर होता है, यानी रेजिस्टेंस। तो जो काम रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस करता था वो काम इसमें ओमेगा एल करेगा इंडक्टर के लिए। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल की जगह मैंने लिख दिया एक्सएल। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी मिली, तो मैं एक्सएल की वैल्यू मिली साहब ओमेगा इंटू एल। एक्सएल जो मिला वो क्या मिला, ओमेगा एल। एक्सएल का मतलब क्या है, एक्सएल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसमें रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल दिया जाएगा। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल दिया बस मैंने इसको, और कोई नई काम नहीं किया। तो मेरे पास जो करंट की इक्वेशन आ गई साहब, करंट ये नोट कर लिया क्या, इसको रब कर दूं तो करंट की इक्वेशन मेरे पास कितनी आ गई, क्या इक्वेशन आ गई साहब करंट की, तो करंट की इक्वेशन आ गई है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन और ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये करंट की इक्वेशन आ गई। अगली स्टेप में निकालते हैं फेज डिफरेंस। तो इसमें फेज डिफरेंस निकाला जाए साहब, फेज डिफरेंस यानी कि फाई। तो फाई का मतलब है फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। वोल्टेज का फेज क्या था, वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन के अंदर लिखा हुआ एंगल यही तो था फेज, यानी ओमेगा टी माइनस, और करंट का फेज क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओमेगा टी से ओमेगा टी छमाछम माइनस माइनस प्लस, यानी फाई की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस पाई बाय 2। यानी जो आपका इसमें अपन ने देखा कि प्लस पाई बाय 2 फेज डिफरेंस है। अगर ये प्लस है इसका मतलब वोल्टेज आपका आगे चल रहा है कितना, फेज डायग्राम बनाए साहब।
तो करंट ऐसे बनाया, पॉजिटिव में बनाना है तो इसका मतलब वोल्टेज ऊपर है और ये करंट नीचे है, फाई की वैल्यू प्लस पाई बाई 2 है। इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें इसको बोलने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। करंट की इक्वेशन देखें तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, जबकि वोल्टेज की इक्वेशन सिर्फ ओमेगा टी है। इसका मतलब करंट वोल्टेज से कितना पीछे चल रहा है, पाई बाई 2 पीछे चल रहा है, पाई बाई 2 एंगल पीछे चल रहा है करंट। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं करंट इज लैगिंग द वोल्टेज, लैगिंग द वोल्टेज यानी पीछे चल रहा है, करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाई 2। या ऐसा भी बोल सकते हैं वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय फेज ऑफ पाई बाई 2, वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 आगे चल रहा है। ये ऐसे बोल दो करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाई 2, करंट इससे पीछे इतना चल रहा है। तो अपन ने ये वाला डायग्राम देखा, इसमें आई की वैल्यू देखी, अपन ने फेज डिफरेंस देखा, अपन ने इसमें ये आइटम देखा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो साहब, इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़े, इंडक्टिव रिएक्टेंस अपन ने सीखा, अच्छा साहब तो आगे समझते हैं, इसमें कुछ आगे बात बढ़ाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बातों को, आगे बातों को समझिएगा मेरे प्यारे सुंदर नन्हे मुन्ने लल्लू लल्लू बच्चों। तो देखो हमने इसमें क्या देखा कि एक्सएल जो होता है, एक्सएल ओमेगा एल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल है। अब मैं इसका बिहेवियर देखूं, अगर मैं इसका बिहेवियर देखूं फॉर किस किस के लिए, एसी के लिए और एक डीसी के लिए। तो एसी के लिए, फॉर एसी के लिए ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं होती है, ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं होने से एक्सएल की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, यानी कुछ ना कुछ अपोज करेगा करंट के फ्लो होने का। लेकिन डीसी के लिए ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो जिस वजह से एक्सएल की वैल्यू अपने को ओमेगा एल यानी कि 0 मिल जाएगी। इसका मतलब बिल्कुल विरोध नहीं करेगा करंट के फ्लो होने का। तो ये क्या बिहेव करेगा, तो फॉर डीसी करंट के लिए इंडक्टर बिहेव एज अ सिंपल वायर, एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा जो कि करंट को फ्लो होने का विरोध नहीं करे। इंडक्टर को हम ऐसा जो इंडक्टर है, इंडक्टर को डीसी में अगर लगाओगे तो ऐसा सिंपल वायर की तरह रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये अपन ने जो सर्किट देखा, ये कौन सा देखा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट देखा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़े। हाँ भाई, तो हमने अभी तक सीखा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, अब सीखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो ध्यान से देखना, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट तो क्या होता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो सबसे पहले क्या करें, एक कैपेसिटर लगा दिया, नीचे इसमें कैचुआ लगा दिया, ये साहब अपन ने ये काम कर दिया, ये प्लस ये माइनस, करंट इसमें से आई निकला, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इसकी वैल्यू है सुंदर सी। करंट गया, करंट आया, ठीक है। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, करंट I है, इसमें करंट ऊपर होता है, वोल्टेज नीचे होता है, फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आती है, और निकालेंगे सॉल्व करेंगे तब भी आ ही जाएगी। तो अब क्या करें साहब, अपन जानते हैं Q इक्वल टू C इंटू वी होता है, मैं V की जगह सिर्फ E नोट करे ले रहा हूं, तो Q इक्वल टू C इंटू E। और दूसरी बात मैं जानता हूं I इक्वल्स टू होता है dQ बाई dt। तो I इक्वल्स टू मैं क्या करूं, d बाई dt, Q की वैल्यू C पुट करूंगा, C बाहर आ जाएगा, d बाई dt हो जाएगी। तो I इक्वल्स टू C, E की वैल्यू पुट करूंगा तो E नॉट भी बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, ये मेरे पास हो जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, I इक्वल्स टू ई नॉट बाय 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, और ये लिख सकता हूं कॉस ओमेगा टी। तो 1 अपॉन ओमेगा सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक्स सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसको मैं ऐसा सीधा सीधा लिख सकता हूं, I इक्वल टू ई नॉट बाय एक्स सी, और कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं, तो कॉस ओमेगा टी को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो मैं इसको ऐसे लिखूं कॉस ओमेगा टी को कि साइन 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और दूसरा लिखूं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस ओमेगा टी को साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिखता हूं तो ओमेगा टी माइनस में आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, इसमें प्लस में आ रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, तो अपन ये नोट कर देंगे। तो इसको लिख दूंगा मैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी,
तो साहब अपने पास ये आ गया। तो I की वैल्यू ये मेरे पास I नॉट, ई नॉट बाय एक्स सी बन गया अपने पास I नॉट। तो I की वैल्यू अपने पास आ गई I नॉट साइन और ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये आ गया अपने पास करंट की इक्वेशन। अपन ने देखा वोल्टेज की इक्वेशन थी ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट की इक्वेशन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब इसमें आगे कौन चल रहा है, करंट चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, पाई बाई 2 एंगल से आगे चल रहा है। अगर मैं इसमें फेज डिफरेंस फाई निकालूं तो वोल्टेज का फेज मेरे पास ओमेगा टी माइनस करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी से ओमेगा टी क्षमाचम फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2, जो कि ट्रिक में भी आपको बताया था, प्रूव करके भी अपन ने देख लिया। फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आ रही है। तो ये फेज डिफरेंस था। अब ये देखें इस सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा एसी के लिए और डीसी के लिए। तो इसको नोट कर सकते हो आप, नोट करना चाहें तो। अब एसी और डीसी के लिए अगर इसके बिहेवियर को देखेंगे तो बिहेवियर कैसा होगा साहब इसका एसी और डीसी का। तो हम ये जानते हैं कि एक्स सी की वैल्यू अपने पास 1/ओमेगा सी है। तो फॉर एसी, अगर एसी के लिए मैं देखूंगा तो ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं होती है, इसका मतलब एक्स सी की वैल्यू 0 नहीं होती है। इसका मतलब कैपेसिटर अगर एसी सर्किट में लगा होगा तो करंट का विरोध करेगा, अपोज करेगा। लेकिन अगर भाई साहब इसको डीसी में लगा दोगे तो एक्स सी की वैल्यू डीसी के लिए ओमेगा 0 होता है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो 1/ओमेगा सी यानी कि 1/0 यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटर को अगर डीसी सर्किट में लगाओगे तो कैपेसिटर एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर बिहेव एज अ यानी करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा, बिहेव्स एज अ ओपन वायर फॉर डीसी में करंट के लिए ये ओपन वायर की तरह बिहेव करता है। यानी कि भैया ऐसा बन जाएगा, करंट यहां से अगर जा भी रहा होगा तो बीच में ये टूट जाएगा वायर, यानी करंट आगे फ्लो नहीं करने देगा। तो अपन ने ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को भी देख लिया। तो अपन ने अभी कौन कौन से सर्किट देखे, प्योरली रेजिस्टिव देखा, प्योरली इंडक्टिव देखा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देखा। अब कोई डालना कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। अब सर्किट के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन देख लेते हैं आरएल सर्किट का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं आरएल सर्किट का। आरएल सर्किट क्या होता है, तो भैया एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक इंडक्टर लगा दिया और लगाने के बाद मजे आ गए, आर लगा दिया, एल लगा दिया और अपन ने नीचे कैंचुआ लगा दिया। कैंचुआ लगाने के बाद अपन ने देखा साहब कि ई की वैल्यू क्या है कैंचुए में, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर रेजिस्टेंस के लिए ये करंट आई जाएगा, आई जाएगा, आई जाएगा, आई जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए फेज डायग्राम क्या होता है, आई और ये वी आर दोनों। फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है साहब। इसमें आई मेरे पास ये इंडक्टर में पोटेंशियल ऊपर होता है, यानी ये VL हो जाएगा। फाई की वैल्यू अपने पास प्लस पाई बाई 2 आती है। अब अपन सबसे पहला काम क्या करें, अब जब कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में दो चीजें याद रखनी। पहले तो ओमेगा टी का भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा पूरा काम फेज डायग्राम से होगा। तो पहले फेज